ट्वेल्थ क्लास में एक यूनिट है आपकी आय तथा रोजगार का निर्धारण। इसमें आपका 12 नंबर का है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर के भी आता है, 1-1 नंबर के भी आएंगे। इसमें 3 चैप्टर आपके रखे गए हैं। उसमें पहला जो चैप्टर है समग्र मांग और उसके घटक, एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सभी क्रेताओं की मांग, सभी क्रेताओं की जो कुल मांग है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर में, सभी क्रेताओं की एक फाइनेंशियल ईयर में जो कुल मांग है उसको समग्र मांग कहते हैं। इसका मतलब यह है अंतिम व्यय है। ये जब मांग करेगा तो वो पैसा खर्च करेगा, वो उसका अंतिम व्यय कहलाएगा। तो अंतिम व्यय का जो योग है समस्त उपभोक्ताओं द्वारा या समस्त क्रेताओं द्वारा जो मांग पर खर्च किया था, अंतिम खर्च किया जाता है, अंतिम व्यय किया जाता है, उसको हम समग्र मांग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 क्षेत्र हैं। इसमें तो कुल मांग जो होगी C + G + I + X - M। ये C जो है ये निजी क्षेत्र का अंतिम व्यय है, G सरकारी क्षेत्र का अंतिम व्यय है, और I निवेश है, और X - M जो है ये निर्यात माइनस आयात है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, वह उसके द्वारा जो निजी क्षेत्र द्वारा, सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश पर और व्यापार पर जो भी अंतिम व्यय किया जाता है वही हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, समग्र मांग कहलाता है। इसमें चूंकि हमारे जो सिलेबस है वह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कहता है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कहता है। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट नहीं रहेगी और विदेश व्यापार नहीं रहेगा, निर्यात आयात नहीं रहेगा। अगर द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होगी तो द्विक्षेत्रीय में AD = C + I हो जाएगा। अगर 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो AD = C + G + I + X - M। तो इसमें सबसे पहले हम C की बात करते हैं। CG जो है ये निजी अंतिम उपभोग व्यय है। ये मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी क्षेत्र द्वारा चाहे परिवार हो, चाहे फर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई उसके द्वारा जो भी अंतिम व्यय किया जाता है, अंतिम उपभोग व्यय किया जाता है, वो निजी अंतिम उपभोग व्यय कहता है, उसको हम C लिखते हैं। ये प्राइवेट क्षेत्र द्वारा होगा, इसमें सरकारी क्षेत्र शामिल नहीं है। और दूसरा जो है वो G है। G वैसे G जो है ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है, वैसे तो सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है जो लोक कल्याण के कार्य करती है। तो सरकार विशेष रूप से सबसे पहले देश की रक्षा पर पैसा खर्च करती है, अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, पेंशन पर खर्च करती है। ये सारी चीजें जो है ये सरकारी खर्च में आता है। इसको हम कहते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसके अलावा सरकार निवेश भी करती है। निवेश जो है वह बिजली पर, पानी पर, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, ये जो है बांध बनाने में, ये सरकार निवेश भी करती है, वो भी सरकारी व्यय कहलाएगा।
वो भी सरकारी व्यय कहलाएगा, वो लेकिन सरकारी निवेश के रूप में आएगा। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्च करेगा सरकारी निवेश कहलाएगा, लेकिन वो सरकारी व्यय शामिल होगा। तो सरकार जो है दो तरह से कर देती है, एक तो वेतन पर खर्च करती है, देश की रक्षा पर खर्च करती है, और लोक कल्याणकारी स्कीमों पर खर्च करती है, और दूसरा जो है सरकार निवेश करती है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो उसमें पुल भी बनाती है, बांध भी बनाती है, और इसके अलावा बिजली का उत्पादन करती है, और कारखाने भी खोल सकती है। तो ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। और तीसरा जो है वो आय है। आय मैंने ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। निवेश दो प्रकार का होता है, एक फिक्स कैपिटल स्थिर पूंजी निवेश, और दूसरा आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट स्थिर पूंजी निवेश, जो पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश किया जाता है, जैसे मशीनों पर, जमीन पर या मकानों पर, वो क्या है, स्थिर पूंजी निवेश है। और दूसरा जो है वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, जो माल सूची निवेश करते हैं। माल सूची निवेश जो है वह जो चेंज इन स्टॉक में बताया था, चेंज इन स्टॉक में परिवर्तन। लेकिन जब हम यहाँ बात समग्र माह की बात करते हैं तो ये हमारा स्वायत्त निवेश आता है। स्वायत्त निवेश है यहाँ पर, स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश जो है ऐसा निवेश है जो किसी लाभ के लिए नहीं किया जाता है। स्वायत्त निवेश वो निवेश है जो किसी भी लाभ के लिए नहीं किया जाता है, और जो किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए आवश्यक है। वो मिनिमम होता है और वो स्थिर होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो मिनिमम निवेश होता है, जो कभी तो लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, जैसे सरकार है, सरकार सड़क बना रही है, या सरकार बांध बना रही है, पुल बना रही है, ये क्या है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रही है, और इससे सरकार को व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार निवेश है जिससे अन्य वस्तुओं की वृद्धि हो सकती है, एफडीआई पर वृद्धि हो सकती है, और चीजें वृद्धि हो सकती है। तो इसको ये हमारे जो यहाँ पर है वो स्वायत्त निवेश की बात करते हैं। और उसके बाद जो हमारा है एक्स माइनस एम, ये मैंने बताया था, निर्यात माइनस आयात। हम दूसरे देशों को जो निर्यात करते हैं वो एक्स है, और जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं वो एम है। निर्यात माइनस आयात, ये हमारा एक्स माइनस एम है। तो इन अगर हम चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी किसी भी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए समग्र मांग एडी इक्वल टू सी प्लस आई। जैसे मैंने बताया था कि सी जो है वो निजी उपभोग व्यय है, इसमें इसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का भाग मानते हैं। प्रयोज्य आय होते जो कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई फर्म खर्च करना चाहती है या उसे बचाना चाहती है, वो प्रयोज्य आय होती है। तो जितनी प्रयोज्य आय ज्यादा है उतना सी ज्यादा होगा। और आई मैंने बताया था ये स्वायत्त निवेश है। स्वायत्त निवेश जो है जो किसी लाभ के बिना किया जाता है वो स्वायत्त निवेश करता है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है, इसमें इनकम दे रखी है, उपभोग मांग दे रखी है, उपभोग व्यय दे रखा है, सी दे रखा है, निवेश मांग आई दे रखा है, और एडी इक्वल टू सी प्लस आई दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकम 0 है, और उपभोग मांग 50 और निवेश 50 है, और एडी इक्वल टू सी प्लस आई 50 प्लस 50 100 हो गया, 100 करोड़ हो गया। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इनकम हमारे यहाँ पर 0 है और खर्च हमारा 50 है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये निवेश बहुत जरूरी है। ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो 50 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ये वो उपभोग है जो जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास कोई भी आय नहीं है तब भी वो इतना तो खर्च करेगा, जीवन निर्वाह के इतना खर्च करेगा, चाहे वो पिछली बचत से इस्तेमाल करे या चाहे कहीं से उधार ले, किसी रिश्तेदार से उधार ले। वो इसमें से निकाल कर राष्ट्रीय आय 0 करोड़ है, और उपभोग मांग 50 करोड़ दे रखी है, निवेश 50 करोड़ दे रखा है, और एग्रीगेट डिमांड
ये 50 प्लस 50, और यहाँ पर जो ये 50 करोड़ है ये स्वायत्त उपभोग व्यय है, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं और इसको लिखते हैं सी बार से। सी बार ये का ये 50 करोड़ दे रखा है। तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा है इनकम बढ़ गई 50 करोड़, और जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्च बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 50 करोड़ व्यय होगा 75 करोड़, और निवेश मांग 50 वो फिक्स है, स्वायत्त निवेश है, स्थिर निवेश है, तो 125 हो गया। तो यहाँ पर भी इनकम कम है लेकिन खर्च ज्यादा है उसके। और उसके बाद जो तीसरा लेवल है जहां पर उसकी इनकम 100 करोड़ हो गई है और उपभोग मांग जो है वो भी 100 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर जो आय है और जो उपभोग व्यय है वो बराबर हो गया। आय और उपभोग व्यय जो है यहाँ पर बराबर हो गया। इसको सम स्तर बिंदु कहते हैं, सम स्तर बिंदु। यहाँ पर तो ये 150 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 125, 150 और 125, ये 25 बढ़ गया, 25 करोड़ और बढ़ गया, 50 और ये 175 हो गया, 200, 150, और यहाँ पर जो है आय और एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी 200 और 200। तो इसके बाद जो जो आय बढ़ती जाएगी त्यों त्यों व्यय बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो निवेश है ये स्वायत्त निवेश है, इसका आय से कोई संबंध नहीं है, लाभ से कोई संबंध नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा। और लेकिन नियम ये कहेगा कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो उपभोग व्यय है वो बढ़ता जाएगा। तो अब इसको अगर हम ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ में दिखाने के लिए हमको सबसे पहले हम स्वायत्त निवेश को दिखाना चाहते हैं, आय को दिखाना चाहते हैं ग्राफ में। आय को दिखाने के लिए क्योंकि आय फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका जो ढाल है वो स्थिर रहेगा। तो इसमें ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपकी इनकम है, इनकम, और ये एक्सपेंडिचर है, उपभोग व्यय है। अगर निवेश को दिखाना है, अगर निवेश दिखाना चाहते हैं तो हमारा ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से, ये आय हमारा है, इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। अगर खाली हमको निवेश दिखाना है कि निवेश हमने इसमें 50 दिखा रखा है, 50 करोड़ दिखा रखा है, 50, 100 जो भी हमारे जैसे स्लिप बने हमारी 50। तो उसके बाद जो निवेश का ग्राफ होगा वो एक्स के पैरेलल जाएगा, क्योंकि निवेश स्थिर निवेश है, स्वायत्त निवेश है, इसका आय से कोई संबंध नहीं है, आय बढ़ रही है या घट रही है, ये निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा है कंजप्शन है। कंजप्शन मैंने बताया था कि यहां शुरू होगा हमारा, ये इधर शुरू हुआ, ये कंजप्शन हमारा हो गया। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, खर्च बढ़ता जाएगा, और आय बढ़ रही है, यहाँ पर ये इनकम बढ़ रही है। जैसे हम 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250 हम लिख रहे हैं से करोड़ में। ऐसे यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर 25 के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा खर्च बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बिंदु ऐसा है, ये जो आपको बिंदु दिखा रखा है ये स्वायत्त उपभोग है, इसको हम क्या लिखेंगे, सी बार से लिखेंगे, सी बार, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। इस यहाँ पर आय हमारी 0 है और हमारा खर्च है 50 करोड़ है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। उसके बाद आगे अगर हम एडी दिखाना चाहते हैं तो एडी इक्वल टू हमारा कहाँ शुरू हो जाएगा, 100 से शुरू होगा, ये आएगा, और ये सी के पैरेलल आ जाएगा, सी के पैरेलल। ये एडी हमारा एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसमें आई भी इंक्लूड है। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा।
और जिस पॉइंट पर इनकम हमारी 0 है और एक्सपेंडिचर 50 करोड़ है, ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है 50 करोड़ का। तो इस प्रकार से हम ग्राफ द्वारा भी इसको समझा सकते हैं कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है और एडी वक्र क्या है, सी वक्र क्या है, इन्वेस्टमेंट वक्र क्या है। तो ये हमारा एक एग्रीगेट डिमांड को समझाने का तरीका है। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो हमारी कुछ बातें इसमें विशेष में ध्यान देनी है। कि सबसे पहली बात इसमें ध्यान देनी है कि जो वक्र हमारा रहेगा, निवेश वक्र रहेगा, वो हमेशा आगे वाई एक्स के पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये आपका स्वायत्त निवेश है, स्वायत्त निवेश, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। जैसे मैं आपको टेबल बताया था 50-50-50। अगर समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई को एएस कहते हैं। एएस का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन का मूल्य होता है उसी को हम कहते हैं एएस। एएस इक्वल टू सी प्लस एस। सी यहाँ पर उपभोग है, एस जो है बचत है। तो सी कंजप्शन, सी है कंजप्शन, कंजप्शन है, और एस सेविंग्स है, बचत है। तो एक वित्तीय वर्ष में जो कुल कंजप्शन होता है और कुल जो बचत होती है उसका जोड़ जो होता है वो आपका समग्र पूर्ति कहा जाता है। अब आपको मैंने वही टेबल दिखा के जो पहले एग्रीगेट डिमांड बता रखी थी, इसमें इनकम 0 है और सी है 50 करोड़। तो अब आपका हमारा बनेगा एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो 0 में से 50 घटाएंगे तो -50, तो सेविंग माइनस में जाएगी, क्योंकि हमारे पास इनकम तो कुछ है नहीं, हम केवल खर्च कर रहे हैं। तो -50 करोड़ होगी। अब दूसरी कंडीशन में 50 करोड़ इनकम है हमारा। मैंने बताया था कि जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना हमारा व्यय बढ़ता जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हमारा व्यय बढ़ता 75 करोड़ हो गया। तो 50 - 75 - 25 करोड़। और तीसरी कंडीशन जो है ये 100 करोड़ इनकम है और 100 करोड़ खर्च हो रहा है। इसका मतलब बचत यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर बचत 0 होगी। तो इस कंडीशन में सी इक्वल टू वाई, जितनी इनकम हो रही है उतनी खर्च भी हो जा रही है। तो ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है कि यहाँ पर इनकम 150 करोड़ है और बचत खर्च हमारा 125 है। तो 150 में से 125 घटाएंगे तो 25 करोड़ हमारी बचत रहेगी। तो 3 कंडीशन हमारी हैं। पहली कंडीशन है सी इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर खर्च ज्यादा है, इनकम कम है। और दूसरी कंडीशन जो है वह ये है सी इक्वल टू वाई, जहाँ पर खर्च और इनकम बराबर है। और तीसरी कंडीशन हमारी है इनकम ज्यादा है, खर्च कम है, तो सी स्मॉलर देन वाई। तो ये सब चीजें हैं जो समग्र पूर्ति है। अब इसको देखें, हमारे पास जो एडी इक्वल टू है सी प्लस आई और ए एस इक्वल टू है सी प्लस एस। अब अगर हम एडी इक्वल टू ए एस मानते हैं, एडी क्या है हमारा टोटल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, और ए एस टोटल इनकम है। अगर टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है तब एडी इक्वल टू ए एस, तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस। तो सी और सी कट गए तो आई इक्वल टू एस। तो वो कंडीशन, जिस कंडीशन में जो हमारा निवेश है वो सेविंग के बराबर हो जाता है, उस समय अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है। दैट्स ऑल। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, मुझे आपको भेजना है ग्रुप में। पहला क्वेश्चन है समग्र मांग किसे कहते हैं, इसके घटक समझाइए। और एडी एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन्स कंपोनेंट। दूसरा स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तीसरा समग्र मांग और समग्र पूर्ति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एएस। और चौथा स्वायत्त उपभोग व्यय क्या है। आपको ये टेबल द्वारा समझाना है इसको, तो इनको करके आप मुझे भेजिए। आपको क्लास होमवर्क को भी बनाए। ओके।